वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। जो बिहार बोर्ड का जो क्लास टेंथ का जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस का, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग जो सोशल साइंस का जो 3 पार्ट होता है, मतलब एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स, तो इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है हम लोग उसको देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण बराबर में क्या होता है? परावर्तन कोण। चलते हैं सुन पे। एक प्रकाश किरण के एक समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण। देखिए ये समतल दर्पण है, इसी पे क्या होता है? लंबवत, मतलब इसी पे आपतित हुई तो टकरा के इसी पे वापस चली जाएगी, तो आपतन कोण भी कितना होगा? इस पे आपतन कोण भी 0 और परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0। तो यहाँ पूछ रहा है क्या परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगी, तो क्या होगा? अभिसारी। जैसे देखिए किससे पढ़ रहा है ये? समतल दर्पण पे, तो अभिसारी किरण पुंज है तो वैसा कैसा होगा? वो अभिसारी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। चलते हैं पे। किसी समतल दर्पण की आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए ए बराबर में क्या होता है? r/2। ए क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। जहाँ पे फोकस वहाँ 20 रखेंगे, बराबर r/2। अब कोना का नहीं गुना करेंगे तो 2 का गुना करेंगे 20 से, तो 20 दूना 40, तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम मान है। देखिए उत्तल दर्पण में जो, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो इसका आवर्धन क्या होता है? m बराबर में -v/u, मतलब v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी, तो इसका महत्तम मान कितना होगा? 1/2 मतलब 0.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा? जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कैसा बनता है? सीधा और वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, वक्रता केंद्र के बाहर नहीं, वक्रता केंद्र में नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बीच में मोटा, किनारे में पतला। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे में मोटा हो, उसे कहते हैं। तो कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? मतलब छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए अगर ऋणात्मक है तो m का मान क्या है? माइनस में है, तो माइनस में क्या होता है? कौन सा दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। तो ऋणात्मक है तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, और धनात्मक होगा तो क्या होगा? आभासी और सीधा। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन नंबर 8 पे, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका निचला आधा भाग अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? कम्र तीव्र बनेगा। क्या बनेगा? कम्र तीव्र बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होता है यदि वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु की दूरी के क्या करना है? देखिए तो धनात्मक होगा,
तो वस्तु की दूरी क्या होगा 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो आवर्धन क्या होगा धनात्मक। चलते हैं इसमें फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, देखिए ये अवतल दर्पण है और ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर आने में अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ आएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा बढ़ते जाएगा। चलते हैं सुन पे 11 पे, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या होगा, तो चींटी किधर गति करेगा, फोकस से ध्रुव की ओर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह पर पाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसकी फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह पर पट्टी के अनुसार क्या माना जाता है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या माना जाता है तो धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब क्या बड़ा और काल्पनिक। इससे पहले क्वेश्चन करके कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में। चलते हैं पे, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण, देखिए फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है उत्तल दर्पण का, किसका होता है उत्तल दर्पण का, तो कौन सा दर्पण होगा ये उत्तल दर्पण। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किसके द्वारा मिल सकता है, समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण, तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटती है, तो क्या होगा विचलन, क्या होगा विचलन। चलते हैं क्वेश्चन पे, वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो एक से वायु का आवर्तनांक क्या होता है एक से अधिक। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। चलते हैं सुन पे, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता भी को कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस की क्षमता। चलते हैं सुन पे, वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है, कौन सा अभिसारी मतलब क्या इकट्ठा कर देना, मतलब तब हम लोग उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो इकट्ठा कहाँ पे कर देता है ये फोकस पे, तो कांच कौन सा होगा उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे, जब प्रकाश की किरण हवा, देखिए जब प्रकाश की किरण ये हवा है, हवा मतलब विरल माध्यम से कांच, ये कांच है तो सघन माध्यम में जाती है, मतलब हवा से जब कांच में जाएगा सघन, विरल से सघन में जाएगा तो किधर अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे कम है, तो किसका पानी का आवर्तनांक सबसे कम है। चलते हैं पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, तो म्यू बराबर में क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर, और इसी को कहते हैं हम लोग स्नेल का दूसरा नियम, तो साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक, देखिए क्या होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर। चलते हैं पे, अवतल लेंस में आवर्धन, देखिए अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है एम बराबर क्या होता है v/u, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, हीरे का आवर्तनांक कितना था 2.42, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो देखिए अभिसारी मतलब क्या करना फैला देना, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में क्या था जब प्रकाश की किरण क्या करता है जब प्रधान समांतर क्या होता है ये फैल जाता है, तो किसको कहते हैं हम लोग अवतल लेंस को। चलते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किधर हो जाएगा अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है,
तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट पे, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है। तो ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, सघन माध्यम से, देखिए ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण आई, ये क्या है, आपतन कोण क्या है, आई, और अपवर्तन कोण, देखिए विरल में तो ये क्या होगा, जाना चाहते हैं ऐसे, लेकिन अब अवलंब से दूर भागेगा, तो कोण आर में संबंध क्या होगा, तो ये एक संबंध क्या होगा कि आर बड़ा होगा और आई क्या होगा, छोटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से, ध्रुव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ से अपवर्तन होता है, तो ये दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से प्रकाश के किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं इसमें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे, मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पुतली के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित होता है, तो किससे होता है, पक्षमाभि मांसपेशियां से। चलते हैं, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस को, देखिए निकट में कौन सा, अवतल लेंस, कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस लगाकर उस व्यक्ति के लेंस चश्मे में कौन सा अब यूज करेंगे, तो अवतल लेंस। चलते हैं इसमें, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है दूर दृष्टि, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो दूर की वस्तु को क्या करेगा, वो साफ साफ देख लेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, देखिए ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म से मतलब श्वेत रंग को जानेंगे तो ये 7 रंगों अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा, सबसे ऊपर में लाल, सबसे नीचे में बैंगनी, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका, लाल का, सबसे कम किसका, बैंगनी का, और अपवर्तनांक सबसे कम लाल का, सबसे ज़्यादा बैंगनी का, झुकाव सबसे कम लाल का, झुकाव सबसे ज़्यादा बैंगनी का, तरंग अधिकतम किसका होगा, लाल का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, क्योंकि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष कैसा होता है, रंगीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है, तो लाल, कौन होता है, लाल रंग। चलते हैं पे, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है कहाँ, प्रिज्म में, वर्ण विक्षेपण की घटना किसमें होता है, तो प्रिज्म में। चलते हैं पे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये परिकिरणन का, देखिए जैसे ही रंग का बात होगा तो क्या होगा, परिकिरणन। चलते हैं पे, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, देखिए 3800 से कितना तक होता है, ये 3900 तक, तो मिनिमम कितना होगा, 380 mm। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी विकिरण को। चलते हैं पे, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है, देखिए किसका करता है, नीला रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं पे, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, क्योंकि परिकिरणन के कारण, जैसे ही रंग की बात होगा तो परिकिरणन लगा के आएंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन। चलते हैं पे, निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, तो चालक कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, जो धातु होता है वो क्या होता है, विद्युत का मतलब चालक, तो एल्युमिनियम क्या होगा, चालक। चलते हैं पे, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कण पे धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर क्या करता है, गति आश्रित करता है। चलते हैं इसमें पे, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। ओम किसका होता है,
प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन पे। एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है और 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य मतलब W निकालना है। तो W निकालेंगे तो क्या होता है? ये W बराबर क्या होता है? मतलब ऊपर में क्या देंगे? विद्युत वाहक बल मतलब फोर्स, अब बटा में नीचे में आवेश। तो फोर्स कितना है? 1.5 और आवेश कितना है? 1। तो इससे कितना आ जाएगा? इतना वाट। ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी मतलब ये कार्य का शब्द क्या होता है? जूल। 1.5 जूल। चलते हैं विभवांतर मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। और एमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? विद्युत धारा। एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। चलते हैं सुन पे। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा? V1 का स्क्वायर बट्टा में P1 और प्लस V2 का स्क्वायर बट्टा में P2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। 1 आमीटर में 0 तथा 2A अंकों के बीच में 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक कितना होगा? 0.1। मतलब क्या करेंगे हम लोग उसको? 2/20 मतलब जितना भाग में विभाजित किए वो कितना अंक है? 0 से 2, 2 से मतलब 2/20, 2 दहाई के 20, ये कितना जाएगा? 1/10, ये कितना जाएगा? 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुबह। सेल में विद्युत वाहक बल होता है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा मतलब हमको निकालना है? आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 220 बटा में 1200, तो 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 और 60 दूना। अब 11 में क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे तो निकट दशमलव देंगे, 0 देंगे, फिर 60 एकम 60, फिर यहाँ से कितना बचेगा? 50, फिर यहाँ पे 0, फिर क्या करेंगे? लगभग 0.8 एम्पियर। चलते हैं इसमें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आई बराबर में मतलब विद्युत धारा, एम्पियर बराबर में क्या होता है? वोल्ट बटा में प्रतिरोध। मतलब ये क्या कौन जगह? ऑप्शन नंबर सी सही। V बराबर में क्या होता है? IR। देखिए तो यही क्या है? ओम के नियम से एम्पियर बराबर क्या होगा? वोल्ट भागा में मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभवांतर का। चलते हैं पे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए किसमें? पार्श्व क्रम या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो सिलिकॉन धातु से हम लोग क्या बनाते हैं? सोलर सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या चीज? ऊष्मीय प्रभाव के कारण। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजकता था किसका? समानांतर क्रम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कई प्रतिरोध समानांतर में हो तो उनका समतुल प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कमरे में 60 वाट और 220 वोल्ट है एवं 40 वाट और 220 वोल्ट है के दो उपकरण 100 वाट से की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल उपयोग शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर में VI। P बराबर में क्या होता है? VI। अब V देखिए यहाँ पे हमको V दिया हुआ है लेकिन हमको I निकालना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे शक्ति है, तो शक्ति कितना दे दिया है? 40। वोल्टेज कितना दे रखा है? 100 और गुने में I, इससे करके अब कोई भी जो आएगा कितना आएगा? 25 वाट। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए तो P बराबर में क्या होता है? VI। तो क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है? IR। जहाँ पे I है वहाँ पे क्या रख देंगे? IR। IR रखेंगे तो IR रखेंगे तो क्या होगा? V² बटा में R। ये भी सही है। फिर अगर मान लीजिए हम लोग P बराबर में IR, फिर जहाँ पे
V बराबर में आई आर है तो V रखेंगे तो ये हो जाएगा, और आई रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। 100 वाट का 220 वोल्ट के बल्ब के आंकड़े में 100 वाट विभवांतर आरोपित करने का प्रवाहित विद्युत धारा। देखिए पी बराबर क्या होता है, पी बराबर में वी आई। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 100 वाट, वोल्टेज कितना दे रखा है 220, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे आई, क्या निकालेंगे आई, आई बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टा में कितना 220। अब यहाँ पे क्या विद्युत धारा, यहीं से क्या होगा, जो आंसर जो काट खूट के आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 11 दूना 22, 5 बट्टा में 11। चलते हैं इसमें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनना होता है, टंगस्टन का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, ये ऑस्टेड ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तांबे की एक तार के आयताकार, एक आयता क्या है, आयताकार कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवहन के पश्चात प्रभावित होता है, तो आधा, जब ये आधा घूम लेगा तो इसके में क्या होगा, पश्चात में इसकी धारा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं, किस युक्ति से विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र। चलते हैं, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें, डीसी मोटर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ज और वोल्टेज 220 वोल्ट। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने के लिए कौन सा युक्ति का उपयोग करते हैं हम लोग, तो सोलर सेल का। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कौन है, प्राकृतिक गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करता है, तो कौन, नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं पे, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है, तो कौन सा, जैव मात्रा, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट पे, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, जीवाश्म ईंधन से नाम के संलयन से नहीं भी होगा, सूर्य से भी नहीं होगा, चंद्रमा से भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, ईंधन। चलते हैं पे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहलाता है, सौर सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम। कौन आवश्यक है, यूरेनियम। चलते हैं नेक्स्ट पे, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ कौन सा उपभोक्ता है, तो ये तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। चलते हैं इसमें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय। कैसा होता है, एक दिशीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपघटक का उदाहरण है, अब अपघटक का उदाहरण कौन है, कवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, इनमें से सभी। चलते हैं हम इसमें, एक वन में पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 4 पोषी स्तर होते हैं। चलते हैं इसमें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय।
और ये देने वाला कौन था? लिंडमान। चलते हैं पे, ओजोन परत का अपक्षय करता है कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। चलते हैं पे, हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? जल में। चलते हैं पे, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो DDT एक क्या है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? DDT। चलते हैं नेक्स्ट पे, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 0.03%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। चलिए, इस तरह से जो मतलब प्रीवियस ईयर में जो फिजिक्स से मतलब भौतिकी से जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? टॉपिक बाय टॉपिक। ये पहले देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जल्द ही हम एक टॉपिक बाय टॉपिक का सीरीज ला रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।